10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये आपके हिंदी का पेपर है और ये पेपर आपके 2022 का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था हिंदी का वो वाला पेपर है। और ये पेपर आपके 21 मार्च 2023 को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, काफी फायदा मिलेगा कि पेपर में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो 2022 का जो टॉपर है जिसने हिंदी में 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, हिंदी में जिसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए उसकी कॉपी भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसने आखिर ऐसा किस प्रकार से लिखा कि उसके हिंदी में 80 में से 80 नंबर है। जो आपको लगता है कि बिल्कुल असंभव वो बिल्कुल संभव है। अगर आप चाहते हो तो आपके भी जो हिंदी में 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके 2022 का पेपर है जो कि आपके 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होने की संभावना है। तो हम पेपर भी देखेंगे, सोल्व करेंगे, आपको कुछ आइडिया भी लगेगा। तो ये आपके सामने जो बोर्ड टॉपर्स है 2022 के बोर्ड टॉपर्स उनकी कॉपी है ये, कि बोर्ड टॉपर्स की कॉपी है ये। और इनके हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्यम लिखा हुआ हिंदी माध्यम के है ये। और विषय भी पेपर हिंदी का ही था। सोमवार को 25 अप्रैल 2022 को इनका पेपर हुआ था। और नंबर कितने आए इनके देख सकते हैं इसमें। टोटल पहला क्वेश्चन आपके 12 नंबर का था, 12 नंबर मिले, दूसरे में 6, तीसरे में 12, फिर जितने नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें उतने नंबर पूरे में से पूरे ले रखे हैं। इसका मतलब कुछ तो उसमें दम है इस कॉपी में, ताकि जो आपको भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कि आपको किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 80 नंबर है। और ये राजस्थान बोर्ड की कॉपी है जो कि आप पेपर देने जा रहे हैं सभी। तो ये आपके सामने आपकी अंग्रेजी की कॉपी इसी प्रकार की आई होगी, तो आपने देख लिया है। ये आपकी बोर्ड की कॉपी है पूरी। तो इसी प्रकार से आपको लिखने का थोड़ा सा तरीका देख लेना है कि बोर्ड टॉपर जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, ताकि उनके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मेंशन कर देना है कि आप कौन से खंड का उत्तर देने जा रहे हैं। तो ये आप लिखेंगे और सभी खंड का जो उत्तर आप एक साथ देने की कोशिश करें। जैसे ये खंड अ है उसमें आपके 12 क्वेश्चन के उत्तर एक साथ दे दिए, तो 12 में से 12 नंबर इसको दे दिए। फिर आपके खंड ब, इसमें खंड अ में दूसरा क्वेश्चन आपके 6 नंबर का है, तो ये 6 क्वेश्चन के उत्तर एक साथ दे रखे, तो ये 6 में से 6 नंबर वापस दे रखे। फिर वापस तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन का उत्तर एक साथ दे रखा और एक साथ इन्होंने नंबर दे रखे 12 में से 12। इस प्रकार से जो पहला 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के, तो इसके 30 में से 30 नंबर है। पूरी कॉपी देखेंगे हम आगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, काफी आपको फायदा मिलेगा। और ये इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से इसको डाउनलोड करें। पेपर और इसकी कॉपी की जो पीडीएफ है दोनों आपको वहां पे अवेलेबल है। आप उसको वहां पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी और भी पीडीएफ मैंने वहां पे डाल रखी है, आपके मॉडल पेपर वगैरह सारी चीजें वहां पे उपलब्ध है। तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। श्री राम क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिलेगा और ये आपको सर्च करना है, या तो प्ले स्टोर पर सर्च करें या फिर सीधे लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब आपको जो आपको पेपर था वो उसमें देख लेते हैं 2022 का पेपर किस प्रकार से रहा था। तो पहला जो क्वेश्चन आपके एक अपठित गद्यांश का पूछा गया था 2022 में, और 5 नंबर का ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लेते हैं इसको। और ये क्वेश्चन बहुत ही 5 में से 5 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें से ध्यान रखना है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी ये जो गद्यांश दे रखा है वो किस पर आधारित है, किसके बारे में बार बार वर्णन किया गया है। तो विविधता में एकता, सूरदास की काव्य उपयोगिता, जीवन और धर्म, या तुलसीदास की काव्य उपयोगिता। तो ये जो है आपके तुलसीदास की काव्य, तुलसी का काव्य दे रखा है, तो ये तुलसी के काव्य की उपयोगिता के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा तुलसी का काव्य। एक तो आपको शीर्षक ढूंढना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन तो ये होगा आपके। दूसरा क्वेश्चन है कि करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है। तो ये आपको इसमें से मिलान कर लेना है कि करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वह कौन सा है, रामचरितमानस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। द वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही है। तो ये रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका, तो आप इसमें देखेंगे कि रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही। ये देखो रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही, तो किसमें रही, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 में से 5 आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये मिलानी तो करना है, शब्दों को इसमें से ढूंढना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जातीय एकता भाव को उत्पन्न करने में रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन, जातीय एकता को उत्पन्न करना। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है गांवों में तुलसी और सूर्य की रचनाओं का पाठ होता रहा, तो कब से होता रहा। तो इसका आंसर आपको यहां पे मिलेगा कि गांवों में तुलसी और सूरदास की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा शताब्दियों से। कितना आसान इसका आंसर हो जाएगा इसमें, शताब्दियों से इसका उत्तर सही है।
अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व क्या है? तो ये इसका लास्ट लाइन में उत्तर है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि भारतीय जनता की भावात्मक एकता को दृढ़ करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, लाइन टू लाइन इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे और 5 में से 5 नंबर आप आसानी से इसको, इस गद्यांश को पढ़ के आप आराम से दे सकते हैं। और कोई मुश्किल भी नहीं है, केवल इसमें से ही आपको उत्तर इसमें लिखना है, 5 अबसद लिखने और 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से 5 में से 5 नंबर इस पहले प्रश्न में बिल्कुल आप ले पाएंगे और बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा जो क्वेश्चन आपके अपठित काव्यांश है, ये काव्यांश आपके सामने है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये जो आपके दे रखा है वो एक अपठित काव्यांश है। ये संत रैदास जो है उनकी समर्पण भाव से संबंधित इसमें बताए गए हैं। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये रैदास की कविता है या फिर रैदास की ये कविता है या फिर काव्य है? तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, कहीं न कहीं उस कवि का नाम आपको लास्ट में मिल जाएगा। जैसे ये आप इसको पढ़ेंगे, ऐसी भक्ति करे रैदासा, तो इसमें आपके रैदासा का मतलब क्या होगा? ये रैदास के बारे में पूछा गया है कि रैदास के जो समर्पण भाव है उसके बारे में इन्होंने बताया गया। तो इसमें आपके रैदास वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसका काव्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है? रैदास का समर्पण भाव, इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान रख के इसका आंसर मिलान कर लेना है। रैदास ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा? तो पहली लाइन में इसका आंसर है प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम तो चंदन और हम क्या है? पानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पानी। वरई शब्द का अर्थ बताने, तो वरई मतलब होता है जलना। उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपको निराकार रूप का जो वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके निराकार, निराकार रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो बरई शब्द का मतलब यहाँ पे आया है बरई, ठीक है। ये रहा जाकी जाकी बरे दिन, दीपक हम बाती, प्रभु तुम दीपक हम बाती, जाकी जाकी बरे दिन राती। इनकी दीपक में बाती क्या होती है? जलती रहती है। तो ये जलती रहती है, जलते रहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है। फिर आपके एक मुहावरा पूछा गया जो कि किताब में से दिया गया है, सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ। तो आपको कुछ मुहावरे भी याद कर लेना, अपनी किताब के जितने भी मुहावरे उन सभी को आप देख लेना, आपके 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। तो सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ ये है, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु और दूसरी वस्तु से मेल में उसमें विशिष्ट गुण का समावेश होना सोने पे सुहागा कहलाता है। फिर आपकी 11वां क्वेश्चन है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। तो ये लिया गया पार्ट कौन सा है? तो ये आपके हो जाएगा माता का अंचल। देहाती दुनिया माता के अंचल वाले उपन्यास से लिया गया है, ये आपके इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जॉर्ज पंचम नाक है वो कहां से लिया गए हैं, सना सना जात हाथ जोड़िए कहां किससे लिया गए हैं। इन सभी के उपन्यास वगैरह आपको याद होने चाहिए, इनके लेखक के नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके 12 नंबर है, देखो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है, ये आपकी किताब का। तो आपके 5 क्वेश्चन तो उस काव्यांश के हो गए और ये 2 क्वेश्चन आपकी किताब के हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इनमें इस प्रकार से अपने नंबर है वो चेक कर लेना है कि किस प्रकार से आपके जो नंबर आ रहे हैं। तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए और 12 ही नंबर आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको रिक्त स्थान की जो पूर्ति, ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछे गए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव और उपसर्ग प्रत्यय, ये 6 चीजें और 6 चीजों के आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछी गई। तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है आपके जो सर्वनाम निकट दूरस्थ व्यक्ति पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित संकेत करेगा, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और ये तीसरा क्वेश्चन है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो विशेषण आप में ये 4 नहीं, यहाँ पे 5 है। विशेषण 5 प्रकार का होता है। और ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, उनको हम अवयव शब्द भी कहते हैं। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके 22। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। वे प्रत्यय जो धातुओं और क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको कर्दंत प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग के बारे में, अवयव, विशेषण, अब की बार आपके विशेषण की परिभाषा पूछ सकता है या फिर आपके सर्वनाम के प्रकार पूछ सकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, संज्ञा के प्रकार पूछ सकता है। तो ये कुछ परिभाषाएं आपको विशेष जो संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण,
और उपसर्ग, प्रत्यय, इनके बारे में आपको थोड़ी सी इनकी परिभाषा, ये कितने प्रकार के होते हैं ये आप याद कर लेना। ये 6 में से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये आपके विशेष तौर पे देख लेना है। हम इन 6 प्रश्नों के उत्तर अपनी जो टॉपर्स है उनकी कॉपी में देख लेते हैं, इसने किस प्रकार से इसका आंसर दिया है। तो ये टॉपर्स की कॉपी है। दूसरे का देखो, पहले का उत्तर दे रखा है, आपको भी इस प्रकार से लिखना है। दूसरे का पहला, ये उसमें व्यक्तिवाचक की संज्ञा जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कर रखी है, इसमें आपने निश्चित दे रखा है। और ये यहाँ पर जो उसमें विशेषण का प्रकार बता रहे हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का इसने बता रखा है, और उसको 1 नंबर पूरा दे रखा है। फिर आपके वो परिवर्तन, विकारी वाला शब्द दे रखा है, अविकारी और अवयव वाला। 22 इसमें आपके उपसर्ग की संख्या पूछी गई है। कृत या फिर कृदित प्रत्यय के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 12 क्वेश्चन है वो आपके 12 नंबर के होंगे, तो वो 12 क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक आप अगर देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी फायदा होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है, और ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। और इसमें आपको पूछा गया है कि परिभाषाएं देनी है, ये भी आपके व्याकरण पर ही आधारित है। संधि, सर्वनाम, संज्ञा और आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, इनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के आपको प्रकार बताने। संधि की परिभाषा लिखते हुए आपको स्वर संधि के प्रकार आपको लिखने हैं। तो देखो, संधि की परिभाषा लिखी हुई यहाँ पे। संधि किसे कहते हैं, तो संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को जो उत्पन्न विकार होता है इसको हम, परिवर्तन जो होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब की बार हो सकता है आपके समास की परिभाषा आ जाए, तो समास की परिभाषा यही है सेम, यहाँ पर वर्णों की जगह शब्द आ जाते हैं। समास में क्या होता है, शब्द होते हैं, तो यहाँ पर इसी परिभाषा को आप समास के रूप में भी काम में ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपके वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के आपको भेद बताने, तो स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये आपके जो स्वर संधि है उसके 5 भेद है, वो आपको इसमें लिख लेने हैं। अगला प्रश्न आपके ये है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आपको अंतर बताना है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आपको अंतर बताना है। हो सकता है अब की बार आपके कुछ संधियों के अंतर पूछ ले, या फिर कुछ इनकी परिभाषाएं पूछ ले, ये समास कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, देखो इसमें कि कर्मधारय समास वे समास सामासिक पद है जिसमें विशेषण और विशेष्य, उपमा और उपमेय के भाव को प्रकट करते हैं, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, ठीक है, ये वाला नीलकमल, तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। जबकि वे सामासिक पद जिनके जो प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद है जिसमें प्रधान होता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे त्रिनेत्र है, 3 है नेत्र जिसके अर्थात कौन है, शिव जी है, और महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो इस प्रकार से आपको इसके उदाहरण देते हुए इसका आंसर लिख लेना है। फिर आपके पूछा गया है कि आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बड़ी विपत्ति का आना आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये हो गया आपके आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बड़ी मुसीबत में पड़ना या फिर समस्या का होना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने अपने को दे, लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है कि अधिकार मिलने पर जो व्यक्ति होता है वो अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं, ये होता है इसका अर्थ। नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है, तो नेताजी का चश्मा नाम से पता चल रहा है। तो जो नेताजी का चश्मा है वो जो पाठ है वो आपके देशभक्ति के योगदान को दर्शाता है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो देशभक्ति है उसके योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये कि मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। तो मनु भंडारी जो है उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता थी यश लिप्सा, यानी कि सम्मान से संबंधित उनकी बड़ी दुर्बलता थी। अगला प्रश्न आपकी नौबत खाने की इबादत पाठ किसके बारे में है, तो ये शहनाई वादक क्या है, बिस्मिल्लाह खां, उनके बारे में यह पाठ बताया गया है। शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां है उनके बारे में है। उदव तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। तो ये आपके गोपियों ने ऐसा व्यंग बाण चलाते हुए इसलिए कहा कि अभी तक जो प्रेम के धागे से अछूते और किसी के प्रति उनका आकर्षित नहीं हुआ था, इसलिए गोपियों ने व्यंग्यात्मक रूप से उदव को भाग्यशाली बताया है। अगला प्रश्न आपके हैं, ये जो परशुराम जी का गुस्सा है वो कैसे शांत हुआ, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ, तो ये देख लेते इसका उत्तर क्या है। परशुराम जी का जो गुस्सा है वो राम के विनम्रता व शीतल वचनों को सुनने पर उनका जो गुस्सा है वो शांत
हो गया था। तो ये परशुराम संवाद वाले पार्ट से आपके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है? आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आत्मकथ्य कविता में देशभक्तियों पर जो मजाक व अपनी कथा सुनने वालों पर मजाक बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके इसमें माता का अंचल पाठ किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें बाल मनोवृत्तियों का चित्रण किया गया है। माता के अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? तो जो माता का अंचल पाठ है इसमें बाल मनोवृत्तियों का चित्रण भोलेनाथ के द्वारा की गई है, या आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार पूछा गया कि वुमथांग का अर्थ लिखिए और यह कहां पर स्थित है। वुमथांग का अर्थ बताना है और यह कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो वुमथांग का मतलब होता है घाटियां, और ये जो है कहां पर स्थित है? ये आपके सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 3 की जो 12 क्वेश्चन है, इन 12 क्वेश्चन के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं, ताकि जो नंबर देने वाले होते हैं, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो आपके पूरे में से पूरे नंबर देते हैं। जैसे इस टॉपर्स की कॉपी में देखो 12 में से 12 नंबर दिए हैं। राइटिंग ठीक है, आपकी इस प्रकार से लिखने की कोशिश करें। थोड़ा सा जो शब्द लिखे हुए वो कम से कम कॉपी चेक करने वाला पढ़ ले, इतने आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका खंड ब देखेंगे इसमें आपके, जिसमें आपके कुछ किताब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रहा आपके खंड ब में चौथा क्वेश्चन। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने उनको क्या उत्तर दिया था? ये 4 से लगा के 16 तक के उत्तर है। प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 13 क्वेश्चन। 13 दूनी 26 नंबर के क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं। तो 2-2 नंबर के आपके ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल जाता है? तब पान वाले ने कहा कि यह कैप्टन करता है, क्योंकि कैप्टन एक देशभक्त व्यक्ति था। वो उसके नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, तथा तो उन्हें लगता था कि नेताजी को बिना चश्मे असुविधा होती है। इस कारण वह अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक लगा लेता था। वह देशभक्त व्यक्ति था तथा नेताजी का सम्मान करता था। इस प्रकार से अपने उत्तर को अच्छे प्रकार से विश्लेषण और विस्तार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 5वां नंबर का क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से किसके जीवन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं इसमें जल्दी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से साधु और एक ग्रस्त व्यक्ति के गुणों और चरित्र का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि बाल गोविंद भगत रोसे सिद्धांत पर चलते हैं, और उससे यह पता चलता है कि बाल गोविंद भगत साधु हो तथा वे खेती बाड़ी भी करते हैं। इससे यह लगता है कि वह ग्रस्त व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत किसी के खाम खा झगड़ा मोल लेते हैं तथा खरा व्यवहार करते हैं। दूसरों की वस्तु को छूते तक नहीं है, तथा बाकी इससे देखा जाए तो वे दूसरों की खेतों में सोच तक नहीं जाते। यानी कि ये उससे संबंधित जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, तो उसका आंसर इसने लिख दिया है। अगला प्रश्न आपकी ये है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया? तो इसका उत्तर है कि नवाब साहब ने खीरे के फांकों को बिना खाए इसलिए फेंक दिया क्योंकि वे नवाबी थे, अमीर व्यक्ति, तथा वह तुच्छ सी वस्तु नवाब साहब लेखक के सामने कैसे खाए, इसलिए नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके, काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है? नौबत खाने में इबादत के जो पाठ है उसके आधार पर आपको बताना है कि काशी में मरण भी मंगल है। नौबत खाने की इबादत के आधार पर आपको इसको बताना है। इसका जो सही आंसर है इस प्रकार रहेगा कि काशी में मरण भी मंगल माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि वहां पर गंगा मैया तथा गंगा मैया में ही स्त्रियों को प्रवाहित की जाती है। काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो वह जो बालाजी का तथा बिस्मिल्लाह खां भी है, इसलिए काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी संस्कृति की पाठशाला भी है। यहाँ जो मिलजुली संस्कृति है, यह एकता में अनेकता है। अगला क्वेश्चन आपके ये है कि गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों कहा? गोपियों ने राजधर्म किसको कहा और क्यों कहा? तो गोपियों ने राजधर्म उसे कहा जो अपनी प्रजा को नहीं सताता हो तथा दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता हो तथा सभी के साथ समान व्यवहार करता हो। राजा अपनी प्रजा के दुख पीड़ा को अपनी दुख पीड़ा समझता हो। तो यह सब है जो गोपियों के द्वारा राजधर्म बताया गया है।
फिर आपके अगला लक्षण यह है कि क्रिया को परिभाषित करते हुए आपको क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया का उदाहरण सही समझाना है। तो यह है आपकी क्रिया की परिभाषा की किसी काम का करना या होना पाया जाना, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने फूल तोड़ा, तो यहां तोड़ना क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यह आपके दो प्रकार की क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। और अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, यहां पर जो सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया के भी फिर तीन भेद होते हैं। एक आपके होता है एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये तीन प्रकार की आपके सकर्मक क्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन आपके है कि मां ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कवि ने ऐसा क्यों कहा, आशय स्पष्ट कीजिए। तो मां ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, इसका आशय यह है कि मां ने कहा कि तुम सज्जन साहसिक तो होना, पर कायर, कमजोर और डरपोक व अत्याचार सहन करने वाली मत होना। क्योंकि लोभी जो लोग होते हैं दहेज के कारण लड़कियों का जो शोषण और करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, कभी कभी तो उन्हें मार भी देते हैं। इसलिए तुम सहन मत करना, उसका तुम डट कर मुकाबला करना। कितना शानदार उत्तर है जो इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपकी 11वां है कि उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। तो जो उत्साह कविता है उसके माध्यम से, उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि उत्साह एक आह्वान गीत है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कहना चाहते हैं कि उत्साह से लोगों की में क्रांति आती है तथा जोश आता है, जिससे वे शोषण और प्रताड़ित नहीं होते हैं तथा उनका डटकर मुकाबला करते हैं। उत्साह से लोगों के क्रांति करते हैं, जिससे कि उन्हें नए जीवन की प्राप्ति होती है। किसी से शोषण और प्रताड़ित सहन नहीं कर पाते। उत्साह कविता से कवि यही संदेश दे रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको बताना है कि ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल किस प्रकार के होते हैं। तो ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल निम्न प्रकार होते हैं। जैसे मिठाई की दुकान लगाना, घरौंदे बनाना, बारात का जुलूस निकालना, खेती करना। क्योंकि बच्चे जैसे ग्रामीण लोगों को देखते हैं वे वैसे ही खेल खेलते हैं। ग्रामीण बच्चों के खेल ग्रामीण लोग जैसा जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही खेल खेलते हैं। वे मिठाई की दुकान लगाना, घरौंदे बनाना, बारात का जुलूस निकालना, खेती करना आदि खेल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 13वां क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक का पाठ की सत्ता से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है पाठ सत्ता में जुड़े लोगों की औपनिवेशिक काल में की तथा गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि वे जॉर्ज पंचम की नाक के कारण अपनी देश की समान सम्मान और इज्जत को दांव पर लगा दिया था। इस पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की गुलामी की मानसिकता वाले लोग तथा उसके औपनिवेशिक काल के लोग अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया था। और जॉर्ज पंचम की नाक के कारण जिसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, तीस्ता नदी कहां बहती है, इसकी आपको विशेषता बतानी। तीस्ता नदी के बारे में आपको बताना है। तो तीस्ता नदी सिक्किम राज्य में बहती है, क्योंकि वे